Welcome to this session. Today we will discuss about the major landforms, which is the second chapter of geography. In first chapter we discussed about the maps. So now before discussing landforms, we need to know what is land. What do we term as a land? So land is the surface of the earth not covered by water. As we know, the 71% part of the earth is covered by water bodies and only 29% is not covered by the water bodies. So those parts which are not covered by the water bodies are known as the land. तो धरती का वो हिस्सा, हमारे धरती के सरफेस का वो हिस्सा जो कि 29% है, और उस 29% हिस्से में जहां पर कि वाटर बॉडी से कवर नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लैंडफॉर्म्स. So landform is a natural feature on Earth's surface or a collection of different physical features. यानी कि लैंड जो होता है वो हर जगह पर सेम नहीं होता, उसके जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो उन फीचर्स के बेसिस पे, उन अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे हम लोग लैंड को डिवाइड कर सकते हैं. उस डिवीजन को या उस डिवाइडेड लैंड को हम लोग लैंड फॉर्म के नाम से जानते हैं. हर लैंड फॉर्म का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है. हर लैंड फॉर्म का जो होता है एक फिजिकल फीचर होता है. उसी तरीके से अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. हाउ डज द लैंडफॉर्म फॉर्म्स, हाउ डज द फॉर्मेशन हैपेंस? तो द फॉर्मेशन हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस, एंड दिस डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस आर इरोजन, विंड, रेन, केमिकल एक्शन एंड वेरियस वेदर कंडीशंस. तो इन सबके आधार पे जो है हमारा फॉर्मेशन होता है. किन किन आधार पे? इरोजन हो गया, बहुत तेज हवा आई, या फिर बारिश हो गई, या फिर केमिकल एक्शन हुआ, कोई वेदर कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गया. तो इन सभी स्थितियों में जो होता है हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? लैंडफॉर्म का. व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स? सो द मेजर टाइप्स आर माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. तो इस तरीके से हमारे पास कुल 4 होते हैं लैंडफॉर्म्स. 4 तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनको कि हम अर्थ सरफेस पे देख सकते हैं. मूविंग फर्दर, we will discuss more about the formation of landforms. As we have seen and discussed that erosion, wind, rain, chemical action and various weather conditions are reason for the formation of landforms. Since these reasons can happen, these natural reasons, the natural processes may happen on the earth crust or below the earth crust. So if something happens on the earth crust, that is known as exogenic, and if something happens under the earth crust, that is known as endogenous process. So there are two processes for the formation of landforms, जिसमें कि नेचुरल प्रोसेसेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो पहला हमारा हो गया एक्सोजेनस, और दूसरा पहला हो गया एंडोजेनस, और दूसरा हो गया एक्सोजेनस. सो व्हाट इज एंडोजेनस प्रोसेस? इट इन्वॉल्व द फोर्सेस ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट. यानी कि जो अर्थ का हमारा क्रस्ट है उसके अंदर अगर कुछ मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, या उस मूवमेंट के कारण जो फॉर्मेशन होगा उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोजेनस प्रोसेस. ये जो होता है ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन या टेंशन होता है जो कि रिजल्ट में क्या करता है? क्रस्टल प्लेट के मूवमेंट से ये होता है. तो हम लोग एक बार फिगर देख लेते हैं. ये जो फिगर है इसमें यहां पर एक कंटिनेंटल क्रस्ट है, हमारा जो है पहला कंटिनेंटल क्रस्ट हो गया, और हमारा फिर है दूसरा कंटिनेंटल क्रस्ट. दूसरा कंटिनेंटल क्रस्ट जो है हमारा वो यहां पर हो गया. तो इस पहले और दूसरे कंटिनेंटल क्रस्ट के बीच में इस इलाके में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा इस वाले रीजन में, वो एक इंडोजेनस प्रोसेस होगा. ये इंडोजेनस प्रोसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें मूवमेंट हो रहा है. ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. ये पार्ट इधर की ओर मूव कर रहा है और ये पार्ट जो है इस तरफ मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट से जो है यहां पर एक टेंशन और कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? हम इंडोजेनस प्रोसेस के नाम से जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को. एक जो इसका फीचर है ये बड़े लार्ज स्केल पे होता है. तो लैंडफॉर्म्स को अगर कोई नेचुरल प्रोसेस या इन दोनों प्रोसेसेस में से जो एक प्रोसेस सबसे ज्यादा फॉर्म करता है वो हमारा कौन सा हो गया?
वो हो गया इंडोजेनस प्रोसेस। सो इंडोजेनस प्रोसेस जो है, इट एक्ट्स मोर, इट ट्रांसफॉर्म लैंड इनटू लार्ज स्केल, इट प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म लैंडफॉर्म्स इनटू वेरी लार्ज स्केल। यानी कि दुनिया में जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो आप मान के चले कि मोस्टली इंडोजेनस प्रोसेस के कारण फॉर्म होते हैं। उसके अलावा हमने ये 3 टर्म पढ़ लिया कि ओरिजिनेट होता है कहां, अर्थ क्रस्ट के अंदर। दूसरा चीज, ये लैंडफॉर्म ट्रांसफॉर्म करता है बड़े लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े मात्रा में। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्या था कि ये फोर्स है, एक कंप्रेशन और टेंशन का फोर्स है, जिसमें दो क्रिस्टल प्लेट एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाकर के या तो कंप्रेशन पैदा करते हैं या तो टेंशन पैदा करते हैं, और उस टेंशन से एक लैंडफॉर्म नया बनता है, जिससे इस पूरे प्रोसेस को फिर हम इंडोजेनस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब इंडोजेनस प्रोसेस में जो है दो तरीके से मूवमेंट होता है प्लेट्स का। पहला तरीका हमारा कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारा कन्वर्जेंट तरीका, यानी कन्वर्जेंट प्लेट। तो जब प्लेट्स, दो क्रिस्टल प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट के नाम से जानते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द मूवमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है, ये बनाता क्या है, तो ये फॉर्म करेंगे हमारे माउंटेन्स को, ये फॉर्म करेंगे डीप सी ट्रेंचेस को। डीप सी ट्रेंचेस हम कहते हैं समुद्र के अंदर जो आइलैंड के पैरेलल कुछ पहाड़ी नुमा और पठार नुमा लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, उसे हम डीप सी ट्रेंचेस के नाम से जानते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट में दो क्रिस्टल प्लेट, अर्थ के क्रस्ट जो होते हैं क्रिस्टल प्लेट, वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, कंप्रेशन पैदा करते हैं, और वहां से क्या फॉर्म होता है, माउंटेन फॉर्म होता है, डीप सी ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा डाइवर्जेंट प्लेट है, सेकंड हमारा कौन सा कैटेगरी है, वो है हमारा ये सेकंड रहा, डाइवर्जेंट प्लेट। ये पहला था कन्वर्जेंट प्लेट। तो डाइवर्जेंट प्लेट जो है वो क्रिस्टल प्लेट के एक दूसरे के दूर जाने से पैदा होता है। दिस आर फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से जब ये दूर जाएंगे तो वहां पर जो चीज पैदा होगी उसे हम क्रिस्टल प्लेट के उसे हम डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से जानते हैं, जब दो क्रिस्टल प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। क्रिस्टल प्लेट जो है वो फॉर्म क्या करता है, वो फॉर्म करता है हमारे रिफ्ट वैली को। रिफ्ट वैली क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट थिंग विच वी विल डिस्कस इज द एक्सोजेनस प्रोसेस, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में प्रोसेस का ये जो दूसरा तरीका है वो है हमारा एक्सोजेनस प्रोसेस। ये जो होता है इन्वॉल्व करता है फोर्सेस को ऑन और अबव द अर्थ क्रस्ट। ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछला जो था हमारा इंडोजेनस प्रोसेस वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता था, वहीं अभी जो हम देख रहे हैं एक्सोजेनस प्रोसेस, ये कहां होगा, ये होगा हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्रिस्टल प्लेट तो पिछले मूव कर रहा था, इसमें होता है हमारा रिवर्स, मूवमेंट ऑफ रिवर्स, मूवमेंट ऑफ विंड एंड द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। यानी कि रिवर से जो कटाव होते हैं वो एक एक्सोजेनस प्रोसेस है, जो हवा से कटाव होता है पहाड़ का या पठार का वो भी एक एक्सोजेनस प्रोसेस है, जो रिवर्स प्लेन फॉर्म कर रहे हैं वो भी एक तरीके का एक्सोजेनस प्रोसेस है। उसके बाद ये करता क्या है, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसके, रिवर्स, विंड्स, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये सब जो हैं एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, या फिर अलग अलग ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला ये काम करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वैलीज। यानी माउंटेन, प्लेट्यू और वैली बनता तो एंडोजेनस प्रोसेस से है, पर उसका मॉडिफिकेशन जो है वो हमारा एक्सोजेनस प्रोसेस से होता है। यानी कि एक पहाड़ है उसका कटाव हो जाए आंधी से या बाढ़ से या फिर बादल फटने से, तो ये एक एक्सोजेनस प्रोसेस से उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। जैसा अभी हमने बताया कि रिवर्स जो है वो प्लेन्स बनाते हैं, प्लेन एरियाज बनाते हैं। प्लेन एरियाज बहुत फर्टाइल लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो जो फर्टिलिटी है वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर सॉइल की क्वालिटी अच्छी होती है, और उस अच्छी क्वालिटी का जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, उसका फॉर्मेशन रिवर्स करते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक एक्सोजेनस प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद हमारा कॉजेज ऑफ द लैंड, कॉजेज लैंडस्लाइड। यानी एक्सोजेनस प्रोसेस जो है उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, या फिर जो लैंडस्लाइड होता है वो एक तरीके का एक्सोजेनस प्रोसेस है। ये बाहरी दबाव से होता है, या तो वहां बाढ़ आई होगी, या तो वहां बादल फटा होगा, या तो उस इलाके में जो है तेज वर्षा या फिर तेज हवाएं आई होंगी, तभी लैंडस्लाइड होता है।
लैंडस्लाइड अभी हाल में जो है केरला के कुचिपुड़ी में हुआ है। वहां पर लगभग 52 लोगों की जान चली गई। तो ये जो लैंडस्लाइड है एक तरीके का एक्सोजेनस प्रोसेस के कारण ही होता है। उसके बाद ये और क्या करता है, ये अल्टीट्यूड को लोअर कर देता है, अल्टीट्यूड ऑफ हाईलैंड्स को लोअर कर देता है। हाईलैंड यानी कि पहाड़ या फिर हिली एरिया या फिर हिल स्टेशन। तो ये जो एक्सोजेनस प्रोसेसेस हैं, कटाव हो जाए या फिर इस तरीके का कुछ हो जाए, हवा आए तेज, बादल फट जाए, तो हाईलैंड के अल्टीट्यूड को, हाइट को कम कर देता है। जैसे हमने इस वाले पॉइंट में भी देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स में, मॉडिफिकेशन कैसे होगा, कटाव से होगा, और अल्टीट्यूड कैसे घटेगा, वो भी कटाव से घटेगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सोजेनस प्रोसेस जो है इस तरीके से काम करता है। नाउ मूविंग फर्दर, वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म। सो मेजर लैंडफॉर्म्स का जो है पहला टाइप जो हमारा है वो क्या है, हमारा माउंटेन्स है। तो हम लोग अभी माउंटेन्स को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्लेट्यूज को पढ़ेंगे, और प्लेट्यूज के पढ़ने के बाद हम लोग वैलीज और प्लेन्स को पढ़ेंगे। तो माउंटेन्स होता क्या है, हाउ डू वी डिस्क्राइब अ माउंटेन? सो द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जनरली इज नोन एज अ माउंटेन। यानी अर्थ क्रस्ट का जो एलिवेटेड पार्ट होगा, जो उठा हुआ भाग होगा, उसे हम माउंटेन के नाम से जानेंगे। द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1500 meters. So this is the average altitude, not the compulsion altitude. The altitude may vary from 500 meters to 2500 meters. But when we will look on the average of the altitude of the mountains, it constitutes nearly or approximately 1500 meters. What are their other characteristics? They are conical in shape. कॉनिकल का मतलब क्या होता है, पिरामिडिकल शेप होगा, ऊपर में पॉइंटेड होगा। कॉनिकल का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का जो इसका शेप है, ऊपर में ये और फिर ये इस तरीके से होगा, हमेशा ऊपर में ये कॉनिकल की तरह होगा, यूं जाएगा और यूं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो साइड्स होंगे वो स्टिप होंगे। स्टिप का मतलब क्या होता है, ढलान होंगे, यानी ये साइड देखिए आप, ये बिल्कुल ऐसा ढलान की तरह है। और पीक होंगे इसके, यानी पॉइंटेड क्रेस्ट। तो जो सबसे ऊपर ये वाला पॉइंटेड हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग पीक के नाम से जानते हैं, माउंटेन के। तो एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं। ये है एक एक तरीके का माउंटेन है, ये देखिए इसका पीक, ये रहा पीक, ठीक है। पीक क्या होता है, वो एक पॉइंटेड क्रेस्ट होता है। उसके बाद इसके जो साइड्स हैं वो स्टिप होंगे। स्टिप का मतलब ढलान। ये देखिए ये जो पोर्शन है ये पूरा स्टिप है, ये पोर्शन भी स्टिप है, तो ये क्या हो गया हमारा, स्टिप। उसके बाद एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कॉनिकल इन शेप। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे माउंटेन्स हैं वो ऊपर से कॉनिकल है। ये यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ये भी कॉनिकल है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी कॉनिकल है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है ये भी थोड़ा सा कॉनिकल की ओर जा रहा है, ये पहाड़ अलग से है, एक यहाँ पर ये भी कॉनिकल है। तो जितने भी हिस्से हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे कॉनिकल होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पीक हो गया हमारा, ये स्टिप हो गया जो ढलान है, यहाँ पर भी ये पीक है, ये फिर से स्टीप है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये होता है हमारा इसका, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग चलते हैं अपने माउंटेन वाले स्लाइड पे। तो माउंटेन जो हो गया ये कॉनिकल इन शेप हो गया, हमने देखा कैसे होता है, स्टिप साइड्स होते हैं, और इसके पॉइंटेड क्रेस्ट को हम लोग पीक के नाम से जानते हैं। यानी इसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है और उसे हम लोग पीक के नाम से जानते हैं। माउंटेन्स आर फॉर्म बाय स्लो मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। यानी जो क्रस्टल प्लेट हैं उनके मूवमेंट से ही माउंटेन्स यूजुअली फॉर्म होते हैं, और ये सेवरल सेंचुरीज लगाते हैं। यानी कि इसमें शताब्दियां लग जाती हैं, कई सौ साल, कई हजार साल लग जाते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यानी जो क्रस्ट है वो बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर नहीं आता, उसमें सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं एक क्रस्ट को या तो टूटने में या तो एक दूसरे के पास आकर के जुड़ने में। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और माउंटेन जो है वो स्लो प्रोसेस से ही फॉर्म होता है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। एक टर्म जो हो गया हमारा वो हो गया माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज हम कहते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन पीक्स को। जब ढेर सारे पीक्स होंगे तो उसे हम माउंटेन रेंज के नाम से जानेंगे। और फिर माउंटेन सिस्टम कैसे किसे कहते हैं, अ नंबर ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज इज नोन एज द माउंटेन सिस्टम, ठीक है। तो इन दो को फिर से हम एक बार मैप में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। ये हमने अभी देखा था, इस मैप को जब हमने देखा तो हम देख सकते हैं
एक पीक हो गया यहाँ पर, दूसरा पीक हो गया यहाँ पर, तीसरा पीक यहाँ है, चौथा पीक यहाँ है, ये तो छोटे पीक्स हैं। तो ये सारे जो पीक्स हैं ये जब एक साथ मिलेंगे तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम जानेंगे माउंटेन रेंज के नाम से, ठीक है। और फिर जब यही रेंज पैरेलल फॉर्म हो जाएंगे तो उसे फिर हम किस नाम से जानेंगे? हम माउंटेन सिस्टम के नाम से जानेंगे। जैसे यहां पर हमारा हिमालय सिस्टम है, तो हिमालय सिस्टम में होता क्या है, एक रेंज यहां पर इस तरीके से है, एक यहां पर है ग्रेटर हिमालय का, फिर एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर शिवालिक्स और जो है साउदर्न हिमालय। तो ये जितने भी पैरेलल रेंजेस हैं ये सारे मिला करके ये पूरा का पूरा एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो माउंटेन रेंज हम किसे कहते हैं? जो कलेक्शन ऑफ पीक्स होंगे, और फिर जब पैरेलल ढेर सारे माउंटेन रेंज हमें मिल जाएंगे तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम जानेंगे माउंटेन सिस्टम के नाम से। तीसरा हमारा टर्म है ग्लेशियर। द फ्रोजन रिवर्स आर नोन एज ग्लेशियर्स। एज वी नो द सोर्स ऑफ रिवर्स आर माउंटेन्स। सो ऑन माउंटेन्स दे आर situated in the form of ice or iceberg, and from there they melt and come into the plains as a water body. So ग्लेशियर्स को हम क्या कह सकते हैं? वो बर्फ नदी का वो रूप जो बर्फ के रूप में पहाड़ों पे पर्वत पे मौजूद होता है, निकलने से पहले वहां से, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रही तस्वीर ग्लेशियर की। ग्लेशियर कुछ ऐसा दिखता है और यहीं से फिर जो है बर्फ पिघल करके वो पानी जो है नदी ट्रिब्यूटरी से होते हुए नदी बनती है, रिवर बनती है, जो कि हमने पिछले वाले में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिवर्स हैं वो किस तरीके से ट्रिब्यूटरीज होती हैं, फिर रिवर्स बनता है, फिर उसमें मेंडर्स आते हैं और फिर वो जाकर के समुद्र में मिल जाता है डेल्टा बनाते हुए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज और डेल्टा लास्ट में बनाते हुए, तो एक पूरा प्रोसेस हमने मैप्स में पढ़ा था। अब यहां पर क्या है, कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे सम ऑफ द माउंटेन्स आर लोकेटेड अंडर द सी, यानी कि समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पर चूंकि वो समुद्र के अंदर होते हैं इसलिए उनकी चर्चा उतनी नहीं की जाती है। दूसरा हमारा हो गया फैक्ट कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है जो इंडिया में मौजूद है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेंज है। वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेंज माना जाता है। जितने भी बड़े चोटियां हैं, जितनी भी बड़ी चोटियां हैं, जितने भी लार्जेस्ट पीक्स हैं, वो सभी के सभी हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। तो ये जो मैप है, ये जो तस्वीर है, ये भी एक हिमालयन रेंज की तस्वीर है। मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो कितने तरीके के माउंटेन्स हो सकते हैं? तो देयर आर मेजर थ्री फॉर्म्स ऑफ माउंटेन, थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन। फर्स्ट ऑफ देम इज फोल्ड माउंटेन, सेकेंड इज द ब्लॉक माउंटेन, एंड द थर्ड वन इज द वोल्केनिक माउंटेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोल्ड माउंटेन को। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहां पढ़ेंगे कि दिस आर द मूवमेंट ऑफ कंटिनेंटल प्लेट्स फोर्सेस सेडिमेंट्री रॉक्स अपवर्ड। तीसरा है हमारा ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तो इन तीनों को अब हम मैप में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था? फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट एक बार फिर से हम देखते हैं। हमारा पहला अर्थ क्रस्ट ये हो गया कंटिनेंटल, दूसरा हमारा जो क्रस्ट है वो यहां हो गया। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। टकराने के बाद इसमें कंप्रेशन हुआ, जो कमजोर प्लेट था या जो छोटा प्लेट था वो नीचे की ओर दब गया, वो डाउनफोल्ड हो गया, और जो मजबूत था वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गया और वो अपफोल्ड हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन के नाम से जानते हैं। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो मूवमेंट अपर साइड में हो रहा है इसे हम सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं, और ये जो नीचे की ओर हो रहा है इसे हम एंटीक्लाइन के नाम से जानते हैं। अब आता है कि ये फॉर्म कैसे होता है? अपर पार्ट के फोल्डिंग से होता है, यानी क्रस्ट जो है वो या तो दब गया या तो ऊपर आ गया, पर जो दबा क्रस्ट उसके ऊपर भी जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे यहाँ पे, और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इस तरीके से फोल्ड होने लगते हैं। यहाँ पर ये फोल्डिंग बना देते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ते हुए। तो जो माउंटेन होता है एक्चुअली फोल्ड माउंटेन, उसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स मौजूद होते हैं जो कि इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने एंटीक्लाइन कैसे होता है, सिंक्लाइन कैसे होता है वो देख लिया। ये
मूवमेंट जो है वो यहाँ पर होता है लिथोस्फीयर और कंटिनेंटल क्रस्ट के होते हुए, ठीक है। पर जो फोल्डिंग है वो अपर पार्ट में होता है। तो रीजन जो है वो बिलो अर्थ क्रस्ट है, और जो प्रोडक्ट हमारा निकला, जो प्रोसेस है वो नीचे है, और जो प्रोडक्ट है वो कहाँ निकला, वो हमारा अर्थ के सरफेस पे निकला। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्योंकि प्रोसेस जो है वो इस इलाके में हो रहा है, प्रोसेस जो हमारा हो गया वो इंडोजेनस प्रोसेस हो जाएगा, इंडोजेनस प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग फोल्ड माउंटेन जो है वो किसका रिजल्ट होगा, वो एक इंडोजेनस प्रोसेस का रिजल्ट होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स को ऊपर करता है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का पार्ट होता है। सिंपल, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ लेयर्स विद इन द अपर पार्ट, which we can see here, folding of layers within the upper part of the continental crust. This happens because of the movement of the crustal plate or the continental crust. The process is known as the endogenous process because it happens under the continental crust. Now moving further, there are two types of fold mountains. So type A is the young fold mountains and type B is the old fold mountains. So young fold mountains का age क्या होगा? So their age can be about 10 to 25 million years old. चूंकि हमने बताया क्या था, ये बहुत स्लो प्रोसेस से फॉर्म होते हैं माउंटेन्स, इंडोजेनस प्रोसेस होते हैं, तो इस कारण जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिसे हम यंग कह रहे हैं, जवान कह रहे हैं, वो भी एक्चुअली 10 से 25 मिलियन साल पुराने होते हैं। उसी तरीके से जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो मोर देन 200 मिलियन ईयर ओल्ड, तो अप्रोक्सीमेटली उनका एज जो है वो 200 मिलियन साल से ज्यादा हो सकता है और होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं द हिमालयाज, द रॉकीज, द एंडीज, द एल्प्स, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड द एटलस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। वहीं ओल्ड फोल्ड माउंटेन के जो उदाहरण हैं वो है द यूरल्स, द एपेलाचियंस and the Aravallis. So Urals, Appalachians and Aravallis are the examples of old fold mountains. Now there is another term. This term is residual mountains. Residual mountain is also a type of mountain, but since it does not have its own features described, so we don't study it into the type of mountain. But this is the fourth type of mountain. How does this happen? So after the wearing, tearing, erosion and abrasion of the fold mountains or the other mountains, the remaining of the mountain or the remaining mountain is known as the residual mountain. यानी कि कोई एक पर्वत है या कोई पठार है और उसका वियरिंग टीयरिंग हो जाए, वो छोटा हो जाए, उसका हाइट कम हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज कम हो जाए, उसकी फीचर्स चेंज हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, फिर रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानेंगे। मूविंग फर्दर, ये हो गया हमारा। हम लोग एक बार फिर से ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये जो है हमारा फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, और ये हिमालय है एक्चुअली, तो ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रेंज है हिमालय। मूविंग फर्दर, लेट्स सी द लोकेशन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। सो हियर दिस इज हिमालय। Himalaya is located in India, Pakistan and some other countries here, mostly in India, Nepal, Bhutan, China. So Himalaya is a young fold mountain and it is situated in Asia and especially in India. Then here is a Caucasus which is present in Europe, ठीक है। Then there is Alps which is also present in European side. There is Atlas which is present in Africa, आर्कटिक सर्कल इन रशिया, एंडीज जो है वो हमारा साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ये रहा एंडीज, और ये हो गया हमारा रॉकीज, रॉकीज पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ये हो गया हमारे वर्ल्ड मैप पे इनके लोकेशंस, ये कहां कहां पर लोकेटेड है। अब हम लोग कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है अरावली, ये कुछ इस इलाके में है अरावली। अरावली जो है वो हमारे इंडिया में पाया जाता है, अरावली रेंज। देन देयर आर उरल्स जो कि एशिया यूरेशिया वाले पार्ट में है। यहां पर हमारा एपलेचियंस जो कि हमारा अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप पे कुछ लोकेशन हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इंडिया है इसमें
दोनों ही पाए जाते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन भी है और ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्यों है? क्योंकि अरावली जो है यहाँ पर बहुत पहले से था, इसका बियरिंग टियरिंग भी हो चुका है, और इस कारण हम लोग अरावलीज को जो है रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। रेसिडुअल माउंटेन का डेफिनेशन हमने अभी देखा, जो ओरिजिनल माउंटेन है उसमें अगर उसकी साइज चेंज हो जाए, उसके फीचर्स चेंज हो जाए, तो उसे हम फिर किस नाम से जानेंगे? रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानेंगे। तो अरावली जो है वो हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जो कि अब रेसिडुअल माउंटेन बन चुका है। वहीं हिमालय जो है वो हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी ये 10 to 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकता है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ हिमालय? तो अपना जो ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ से लेकर के, या फिर यूं कहें कि जो पूरा हिमालय वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो ऐसे ये पार्ट हुआ, ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यानी कि यहाँ और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, ये सब कहीं इधर अंटार्कटिक ओशन की तरफ और अंटार्कटिका की तरफ पाए जाते थे। और गोंडवाना लैंड से ब्रेक होने के बाद अपना जो इंडिया का पार्ट है कुछ जो ट्रायंगुलर है इस शेप में, ये इधर से मूव करते हुए, ये यहाँ से ऐसे मूव करते हुए जो है यहाँ आता है, और ये इस वाले प्लेट में टकराता है। और उस टकराने के बाद जो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जिस पहाड़ का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय, फिर द हिमालयन रेंज और द ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा फोल्ड माउंटेन यहाँ खत्म होता है। वी विल मूव फर्दर टू द ब्लॉक माउंटेन्स। So block mountains are formed by faults in the earth crust, or blocks of the earth are broken or displaced. So when a block of the earth or the earth crust, the part of the earth crust is broken and displaced, यानी कि अर्थ के क्रस्ट का एक हिस्सा जो कि रॉकी होता है वो टूट जाए, और टूटने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो ऊपर की ओर चला जाए, कुछ नीचे की ओर दब जाए, कुछ आगे पीछे हो जाए, वहां पर उभरने के बाद जिस चीज का फॉर्मेशन होता है, जिस माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जिस पर्वत का वहां पर जो पर्वत बनता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरा एक फ्लैट लैंड था, ये टूटा यहाँ से, कुछ नीचे चला गया, कुछ ऊपर आ गया, और फिर इससे क्या बना? एक ब्लॉक माउंटेन बना। एक टर्म है हमारा फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ द रॉक। यानी कि दो ब्लॉक ले लेते हैं, पहला ब्लॉक हमारा ये हो गया, और दूसरा माफ कीजिएगा, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, और तीसरा ब्लॉक हमारा ये हो गया। तो जब दो ब्लॉक के बीच में जो फ्रैक्चर जोन होता है, जो कमजोर पार्ट होता है, जहां से कि पत्थर टूट सकता है, वो रॉक टूट सकता है, वो क्रस्ट टूट सकता है, उसे हम फॉल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में ये वाला जो लाइन है, यहीं से ब्रेक हुआ है चीजें, तो इसे हम लोग फॉल्ट के नाम से जानेंगे। 2 और 3 में यहां से ब्रेक हुआ है, तो इसे हम लोग फॉल्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद होर्स्ट और ग्रेवेल, तो जो उठा हुआ पार्ट है जिसे हम माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग होर्स्ट कहते हैं, और जो दबा हुआ पार्ट है उसे हम लोग ग्रेवेल कहते हैं। ये दो टर्म है जिसे कि हमें दिमाग में रखना होगा, होर्स्ट और ग्रेवेल। Now let's take a look at the examples of the block mountain. They are the Vindhyas, the Vosges and the Black Forest. तो ये तीन हमारे जो है मुख्य उदाहरण हो गए ब्लॉक माउंटेन के। There is one more fact. More faults equals to more earthquake. यानी कि जिस इलाके में ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं वहां पर अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट्स हैं, या फिर जिस इलाके में अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट्स पाए जाते हैं वहां पर अर्थक्वेक्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा, ये एक फीचर हो गया हमारा फॉल्ट्स का। ठीक है, मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द वोल्केनिक माउंटेन विच इज द थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन। सो वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा within the earth piles up, erupts and piles on the surface। यानी कि अर्थ के अंदर जो गर्म पदार्थ मैग्मा पाया जाता है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाए, बाहर निकल जाए और आकर के पाइल हो जाए, यानी कि इकट्ठा हो जाए, उसे हम लोग वोल्केनिक माउंटेन के नाम से जानते हैं। एक बार ये देख लेते हैं, लावा कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। हम लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं, पहली तस्वीर जो है हमारी, कि किस तरीके से जो गर्म लावा मैग्मा है वो बाहर की ओर निकल रहा है। हालांकि एक टर्म हम लोग और पढ़ लेते हैं, एक तो मैग्मा हो गया जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है, दूसरा हमारा लावा। व्हेन मैग्मा ब्रेक्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट दे आर नोन एज लावा। यानी कि जब तक ये अर्थ क्रस्ट के अंदर है ये पार्ट, तब तक ये मैग्मा कहलाएगा, और जैसे ही ये बाहर निकलता है ये लावा कहलाएगा। तो हम लावा की तस्वीर को जरा जूम करके देखते हैं। ये जो हिस्सा है इसे ध्यान से देखें, ये लावा है, किस तरीके से पहाड़ टूटा है, और वहां से जो अंदर का मैग्मा है जो गर्म पदार्थ की तरह है, बिल्कुल लग रहा है सोना गला हुआ है, उस तरीके से बाहर आता है, और ऊपर जो है तेज अंबार और गुबार होता है धुएं का। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा वोल्केनो में किस तरीके से लावा बाहर आ रहा है, किस तरीके से मैग्मा बाहर आ रहा है वो। अब ये होता कैसे, आप इस पूरे प्रोसेस को देखें। ये अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे ये मैग्मा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से भी पाया जाता है जिसको कि हम लोग सील के नाम से जानते हैं। और ये जो कुछ टूट के ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। यही डाइक जब कंप्लीटली बाहर आ जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं वेंट के नाम से, जिससे कि बाहर आ रहे हैं। उसके बाद ये है सेकेंडरी और पैरासाइट फॉर्म, यानी कि ये जब यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो एक जो है यहाँ से भी बाहर आ गया, ठीक है। और बाहर आकर के जो ये रुक रहा है इसे हम लावा के नाम से जानते हैं, जब तक ये अंदर है इसे मैग्मा के नाम से जानते हैं। और ये रहा हमारा मैग्मा चैम्बर, जहां से कि मैग्मा बनता है और जहां से कि मैग्मा बाहर अर्थ क्रस्ट की ओर निकलता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया अर्थ क्रस्ट पे मैग्मा के आने का और लावा के आने का। So lava forms a cone on rock after cooling. जब लावा ठंडा पड़ जाता है तो वो एक कॉनिकल शेप बना लेता है। आप यहाँ पर देखें, ये जो पूरा ये शेप है, ये लावा के ठंडे होने के बाद ये हुआ ऐसा, और ये शेप भी थोड़ा सा कॉनिकल बना रहा है, ठीक है। ये माउंट किलिमंजारो की तस्वीर है, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है। सो लेट्स टेक अ लुक एट एग्जांपल्स। वन इज माउंट किलिमंजारो फ्रॉम अफ्रीका एंड अनदर इज माउंट फुजियामा फ्रॉम जापान। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किलिमंजारो। किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो, ठीक है। एक इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जहां पर वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वहां पर अक्सर वोल्केनोस आते ही रहते हैं। वोल्केनोस रुकते नहीं है, बल्कि वो आते ही रहते हैं। मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ द माउंटेन? सो माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी जो फ्रेश वाटर निकलता है वो सबसे ज्यादा माउंटेन से ही हमें देखने को मिलता है। Then second one is all major rivers on earth originate from mountain, which is a fact। जितने भी रिवर्स हैं हमारे, वो सीजनल रिवर्स हो या फिर ऑल ईयर रिवर हो, ऑल सीजन रिवर हो, वो निकलते कहां से, उनका सोर्स कहां होता है, उनका सोर्स जो होता है वो माउंटेन पे होता है, ठीक है। कैसे? मेल्टिंग ऑफ द स्नो, जो हमने ग्लेशियर्स की बात की थी, तो ग्लेशियर से जब बर्फ पिघलती है तो फ्रेश वाटर जो है वो रिवर्स के थ्रू बहता है। और ये जो फ्रेश वाटर वाला रिवर है, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं पेरेनियल रिवर के नाम से, ठीक है। ये फ्लो कहां से करते हैं? ये जिस जगह से फ्लो करते हैं वहां पे प्लेन बनाते हैं। प्लेन यानी कि एक समतल भूमि, एक फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए। और चूंकि वो लैंड फर्टाइल बनाते हैं, वहां पर वेजिटेशन अच्छे से हो सकता है, तो वहां पर सेटलमेंट सबसे ज्यादा होता है। जैसे हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं इस मैप में, कि ये रहा इंडिया। हिमालय से जो है बहुत सारी नदियां बाहर निकलती हैं। तो ये जो नदी दिख रही है यहाँ पे, हमें ब्लू कलर की यहाँ पे नदियां दिख रही हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये प्लेन एरिया है। पहाड़ के नीचे का ये जो पूरी नदियां ब्लू कलर की बह रही, वो हमारा प्लेन एरिया है, जिसे हम जूम करके भी देखते हैं। अभी देखें, ये जितने भी ये ब्लू वाले ऐसे लाइन है छोटे छोटे, ये नदियां हैं, ये गंगा है, ये यमुना है। तो फ्रेश वाटर और सेटलमेंट, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे इंडिया का 40% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है एक साथ। जबकि लैंड के हिसाब से देखें तो ये बहुत कम लैंड है इतने में। यहाँ पर जो डेंसिटी है लोगों की वो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि फर्टाइल लैंड है, नदियां हैं, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो फला फला बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो मूविंग फर्दर, ये हो गया हमारा पेरेनियल रिवर किसे कहते हैं, और वहां पे किस तरीके से जो है पॉपुलेटेड प्लेन होता है और वाटर प्रोवाइड करता है सेटलमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं वहां पे। High-fold mountain range like the Himalayas and the Andes act as the climate barriers. They cause orographic rainfall and also control other elements of the climate like temperature and wind movement. जैसा लिखा है टर्म यही है, यही लिखना है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो हम लोग हिमालय को देखेंगे और एंडीज को देखेंगे। हिमालय और एंडीज क्या करता है? ये क्लाइमेट बैरियर के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो हमारे यहाँ मानसून होता है, जो बारिश का मौसम होता है, वो क्यों आता है? क्योंकि या तो अरेबियन सी से हवाएं जो है वो हमारे लैंड पे आती हैं, या फिर बे ऑफ बंगाल से जो है हवाएं वो लैंड पे आती हैं। फिर ये हवाएं यहाँ से बहते हुए जाकर के यहाँ हिमालय पे टकराती हैं और यूटर्न लेकर के ये फिर से आफ्टर वो देती हैं, आफ्टर सावर ऑफ द मानसून। ये टर्म हमने अक्सर न्यूज पे सुना होगा कि आफ्टर सावर ऑफ द स्वरूप, आफ्टर सावर ऑफ द रेनफॉल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हिमालयाज है यहाँ पे पहाड़, वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ से हवाओं को पास नहीं होने दे रहा, बल्कि वो रिटर्न करा दे रहा है। अगर ये नहीं होता
तो यहाँ से हवाएं पास होकर के इधर रसिया में, इधर चाइना में, इधर मिडिल ईस्ट में चली जाती, और हमारे यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पाता, बारिश अच्छी नहीं हो पाती, खेती नहीं हो पाती। ठीक है, उसी तरह हम एंडिस का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ भी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आ रही है हवाएं, या साउथ अटलांटिक ओशन से आ रही है, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद हम लोग माउंट्स के और कुछ इंपॉर्टेंसेस देख लेते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बिल्ड ऑन मोस्ट रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स सिंस दे हैव द हाई वेलोसिटी। तो माउंटेन से निकलने वाली जो रिवर्स हैं उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, वेलोसिटी बहुत तेज होती है। तो तेज वेलोसिटी वाली नदियों से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जाता है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है, और पावर प्लांट वहीं बनता है जहां पर तेज धार में नदियां बहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है माउंटेन हमारे लिए यूजफुल है, उसका इंपॉर्टेंस है। माउंटेन्स आर ह्यूज रिजर्व्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज। माउंटेन जो है वो वेजिटेशन और सेटलमेंट में रिवर्स के थ्रू हेल्प जरूर करता है प्लेन फॉर्मेशन में, पर माउंटेन पे वेजिटेशन जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तो वहां पर वेजिटेशन नहीं है, वहां पर ह्यूमन का जो है सिविलाइजेशन नहीं है। इसकी वजह से जो है ये टिम्बर और हर्ब का रिसोर्स बन गया है, साथ ही साथ ये मिनरल, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन का भी स्टोर हाउस बन चुका है। और ये संरक्षण किसको देता है? फ्लोरा और फौना को। यानी वैसे पेड़ पौधे जो कि अब खत्म होने की कगार पे हैं, वो मोस्टली जो है वो सरकार में, केंद्र सरकार में नहीं, माफ कीजिएगा, केरला सरकार में हमें देखने को मिलता है, या फिर पहाड़ी इलाकों में। जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, फ्लोरा एंड फौना का। ठीक है, तो अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना और द हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं फ्लोरा और फौना को, वैसे पौधों को जो कि एग्जिस्टेंस, जिनका एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म होने वाला है, खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन में, कि कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। चारों तरीके, जो तीन तरीके के हमारे माउंटेन्स है, और चौथा जो है यहाँ पर हम लोग रेसिडुअल माउंटेन भी देख लेंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का ओरिजिन क्या होता है? फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग से बनता है ये। ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन फॉल्टिंग से होता है। इसके जो रेंजेस हैं वो मेड अप ऑफ पीक्स एंड वैलीज होते हैं। इसका नेचर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फोल्ड माउंटेन होता है उसका जो रेंज होता है वो पीक्स और वैलीज से बना होता है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पीक्स इज नोन एज फोल्ड। ठीक है, ब्लॉक जो हो गया वो सिंगल ब्लॉक अपलिफ्टमेंट होता है, इसमें ढेर सारे नहीं होते, एक ब्लॉक ऊपर गया वो पहाड़ बन गया, खत्म बात। ठीक है, अपीयरेंस जो है वो इसका पिरामिडिकल है, कॉनिकल है। वहीं ब्लॉक का जो है वो टेबल लैंड है, समतल है। उसके बाद वोल्केनिक का जो है वो कॉनिकल है, यानी ऊपर जाकर के वो कोन बन जाता है। वो भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो किलिमंजारो की तस्वीर देख करके। वहीं जो रेसिडुअल माउंटेन है इसका अपीयरेंस जो है वो वेरी करता है, वो समय से समय वेरी करता है, वो उसकी फॉर्मेशन पर वेरी करता है, क्योंकि इसका कोई अपना शेप साइज नहीं होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की हाइट वगैरह कितनी है, तो यंगर द माउंटेन ग्रेटर द अल्टीट्यूड, ये फोल्ड का होता है, क्योंकि नया होगा, जितना नया होगा वो उतना ऊंचा होगा। ठीक है, दूसरा हमारा मॉडरेटली हाई, यानी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं होता ब्लॉक माउंटेन, पर ठीक है, हाई होता है, पहाड़ लग सकता है। वोल्केनिक माउंटेन जो है वो वेरिएबल होता है, मतलब वोल्केनिक माउंटेन का भी एट्रीब्यूट क्लियर नहीं होता है कि वो अकेला है या ढेर सारे लोगों के साथ है। हो सकता है वो अकेला हो, प्लेन के बीच में वोल्केनो आया हो और वोल्केनिक माउंटेन बन गया हो सकता है वो जंगल के बीच में हो सकता है वो किसी पहाड़ में हो सकता है वो किसी फोल्ड माउंटेन में से ही हो, और ये भी हो सकता है कि वो ब्लॉक माउंटेन में से हो। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं रेसिडुअल माउंटेन पे। तो ये कहते हैं कि डेनेडेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी कि जो पहले से रॉक मौजूद है कई हजार साल वर्षों से, उनका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण ही ये बना है। उसके बाद नेचर क्या होता है रेसिडुअल माउंटेन का? नेचर जो होता है वो बिल्कुल पेरेंट जो है इसके उनसे मैच करता है, पेरेंट कॉलेज से इनके, या फिर जो इनके पेरेंट माउंटेन्स हैं जिससे कि ये फॉर्म हुए हैं, उनको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। अपीयरेंस इसका भी वैरी करेगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स अपीयरेंस नहीं होता है, ये कौन से पहाड़ को काट के बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। और एट्रीब्यूट जो है वो भी वेरिएबल हो सकता है, जो कि हम आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। फोल्ड माउंटेन का जैसे हमने देखा था हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज। फोल्ड माउंटेन में हमने अरावलीज, उपलैचियंस और रूरल्स भी पढ़ा था, पर उसको हम अभी बाद में देखेंगे, थोड़े 2 मिनट के बाद। ब्लॉक माउंटेन के जो एग्जांपल हैं वो हैं ब्लैक फॉरेस्ट, वॉजियस एंड सतपुरा। वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल हैं मीट, माउंट एटना और माउंट फुजियामा। वहीं रेसिडुअल माउंटेन्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं उरल्स,
एप्लेचियंस एंड अरावलीज। तो इस तरीके से हमारा एक कंपैरिजन चार्ट कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बीच में। याद रहे कि जो हमारा रेसिडुअल माउंटेन है, ये माउंटेन जो है इसका फॉर्मेशन बिल्कुल जीरो से नहीं हुआ था। इसका फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन या वोल्केनिक माउंटेन से ही होता है। और ये फीचर और एट्रीब्यूट जो है वो अपने पेरेंट क्लाइमेट से या पेरेंट पर्वत से ही लेता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग तो डिस्कस करेंगे प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में और वैलीज के बारे में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।